नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में अस जोन में। यहाँ हम आज बात करेंगे सीए कोर्स के बारे में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम एक एक करके हर कोर्स की डिटेल जानकारी लेंगे कि किस तरह करना चाहिए और किस तरह करना ठीक रहता है। तो आज हम जिस कोर्स के बारे में पढ़ेंगे वो है सीए चार्टेड अकाउंटेंट। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सीए की कुछ जानकारी दूंगा कि इसको करने में आपको एग्जैक्ट कितना खर्चा लगेगा, आपको कितना टाइम लगेगा। हमारे जो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम किसी एक्सपर्ट के पास कॉल करेंगे और उनसे सीए के बारे में जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और सीए कोर्स में आने वाली परेशानियों के बारे में भी जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सीए किस कॉलेज से होता है? अब काफ़ी बच्चों के मन में डाउट होता है कि सीए कॉलेज से होता है, कौन कौन से कॉलेज से होता है, क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सीए किसी भी कॉलेज से नहीं होता। सीए जिस इंस्टीट्यूट से होता है उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। हमारे जितने भी एक्ट्स होते हैं, अमेंडमेंट, अकाउंटिंग अमेंडमेंट्स होती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सब कौन सा बोर्ड बनाता है सर? ICAI बनाता है। और जो चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स है वो भी सिर्फ ICAI कराता है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पार्लियामेंट एक्ट 1949 में ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो अगर सीए कराएगा तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट कराएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीए करने के बाद आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा, ICAI का मेंबरशिप नंबर होगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस या जॉब कर सकते हैं। देखिए, सीए करने के दो तरीके हैं। हालांकि ये वीडियो हमारी बेसिकली 12th स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं आपको बता दूं 12th वालों को फाउंडेशन रूट से ही करना पड़ेगा। फाउंडेशन रूट क्या है सर? 12th के बाद आपके मई में एग्जाम होंगे जिसे हम कहते हैं सर CPT, क्या कहते हैं? कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप ये टेस्ट क्लियर करोगे, इसके बाद आप IPCC के लिए एलिजिबल होगे। और IPCC हमारा सेकंड एग्जाम है जिसे हम इंटरमीडिएट एग्जाम भी कहते हैं। हम साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर एक है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट, डायरेक्ट एंट्री रूट किसके लिए है सर? डायरेक्ट एंट्री रूट उसके लिए जिसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और मिनिमम उसमें 55% आने चाहिए। तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आइडिया दे दो, अगर आपके 55% से अब है ग्रेजुएशन में, तो आप बस ये CPT एग्जाम, जो फाउंडेशन रूट है का एग्जाम है, CPT एग्जाम, ये देने से बच जाएंगे। बाकी सब कुछ आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो सर मैं इसकी बात करूँ तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैं एक आइडिया बता दूं। सबसे पहले 12th के बाद आपका होगा CPT का एग्जाम, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद सर आप वो क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपका आएगा IPCC का एग्जाम। IPCC के दो ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा। आप ग्रुप 1 क्लियर करते ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, या तो आप दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर कर लीजिए या एक एक करके कर लीजिए। आपका ग्रुप 1 क्लियर होते ही ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जो कि 3 साल की ट्रेनिंग रहेगी। 3 साल की ट्रेनिंग, 2.5 साल की ट्रेनिंग पूरे होने के बाद आप फाइनल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब कि ट्रेनिंग 3 साल की रहेगी, पर 2.5 साल की ट्रेनिंग होने के बाद आप फाइनल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फाइनल का एग्जाम देने के बाद आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा ICAI की तरफ से। आप ऑप्ट कर सकते हो कि आप उसके बाद प्रैक्टिस करोगे या आगे किसी कंपनी में जॉब करोगे। तो सर ये छोटा सा रूट है। अब कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, मैं A to Z आपका हर डाउट क्लियर करूंगा, ताकि अगर आप इस प्रोफेशन में घुसो तो आप प्रिपेयर होकर घुसो कि हमें किस तरह क्या करना है। तो सर ये है कि कितना टाइम लगेगा। सर CPT में आपको कितना टाइम लगता है? CPT में आपको करने में लगते हैं 2 महीने। कितने लगते हैं सर? 2 महीने। वो किस तरह लगता है? क्योंकि ICAI ने अपनी वेबसाइट पे तो 4 महीने दे रखे हैं। तो सर 2 महीने इस तरह लगते हैं कि आप 12th में 31 दिसंबर से पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके मार्च में एग्जाम हो जाएंगे। मार्च में एग्जाम होने के बाद आप मई का अटेम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि मई का जब तक रिजल्ट आएगा जब तक आपको 12th का भी आ जाएगा। तो हम मान के चलते हैं, अगर आप शॉर्ट स्पैन, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि कम से कम कितना टाइम लगेगा और कम से कम कितना खर्चा लगेगा। तो CPT को क्लियर करने में आपको लगेंगे 2 महीने। IPCC को क्लियर करने में लगेंगे सर कितना टाइम? IPCC को क्लियर करने में आपको 8 महीने लगेंगे। CPT का एग्जाम देने के बाद आप 8 महीने बाद, मतलब एक अटेम्प्ट छोड़ के अगले अटेम्प्ट में ही IPCC का एग्जाम दे सकते हो। अब एग्जाम आप चाहे एक ग्रुप का दीजिए, IPCC में 2 ग्रुप होते हैं, तो चाहे आप एक ग्रुप का दीजिए चाहे बोथ ग्रुप का दीजिए। एग्जाम आप IPCC का देने के बाद ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि 3 साल की क्या है सर? ट्रेनिंग है। IPCC का आप पूछोगे सर बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद, तो नहीं। अगर आप IPCC का एक ग्रुप भी क्लियर कर लोगे तो भी आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ट्रेनिंग 3 साल की होगी। जब अब तक आपकी 2.5 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी
उसके बाद आप फाइनल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप फाइनल का एग्जाम दे सकोगे। फाइनल के भी ग्रुप आपने क्लियर कर लिए, सारे ग्रुप, बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद आपको मेंबरशिप नंबर देगी आईसीआई, जिसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जॉब करना तो आप जॉब कर सकते हो, मतलब कि आप सीए बन चुके होंगे। तो सर कितना टाइम लगता है? अराउंड 4 साल के आसपास टाइम लगता है। अब बात आती है खर्चे की, कि खर्चा कितना लगता है, क्या सीए महंगा कोर्स है? तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सीए के में 3 एग्जाम्स होते हैं, सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल, जैसे कि मैंने आपको बताया। सीपीटी में जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा है वो आपका लगता है 9,200 रुपये का। 9,000 रुपये का आपको डीडी बनाना पड़ता है और 200 रुपये का आपको प्रोस्पेक्टस लेना पड़ता है। तो अराउंड इसके रजिस्ट्रेशन में आपका खर्चा कितना लगता है सर? 9,200 रुपये का। आईपीसीसी में आपका रजिस्ट्रेशन का खर्चा लगता है सर 18,000 रुपये का। और फाइनल की बात है तो फाइनल में आपका खर्चा लगता है 22,000 रुपये का। तो आपके रजिस्ट्रेशन में इतना खर्चा लगता है। अब एग्जाम फॉर्म होते हैं, आप जितनी बार अटेम्प्ट दोगे उतनी बार आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक अटेम्प्ट में सारे एग्जाम क्लियर करोगे तो आपका कितना खर्चा आएगा। सीपीटी के एग्जाम फॉर्म की कॉस्ट है सर 500 रुपये, आईपीसीसी के एग्जाम फॉर्म की कॉस्ट है 2700 रुपये और फाइनल के एग्जाम फॉर्म की कॉस्ट है 3300 रुपये। तो ये आपका टोटल जो रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म का खर्चा मिलाकर बनेगा 55,700 रुपये आपके लगेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट कहता है कि हम कुछ कोर्सेज भी कराएंगे, कुछ क्लासेस भी, स्पेसिफिक क्लासेस भी कराएंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या जो कि हमारे बाद में काम आएंगी। तो वो भी कोर्स हमें आईसीआई के थ्रू ही करने पड़ते हैं। तो सर वो क्या क्या है? वो है ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग। क्या है ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग? ओरिएंटेशन प्रोसेस। उसके लिए आईसीआई चार्ज करता है 7,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है सर? आईटीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। तो आईटीटी के लिए कितना चार्ज करता है इंस्टीट्यूट? 6,500 आईटीटी के लिए चार्ज करता है। ये कुछ कुछ दिनों की क्लासेस होती है जो लेना जरूरी होता है। सर फिर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट चार्ज करता है सर 7,000 रुपीज़। और फिर आती है एडवांस आईटीटी। एडवांस आईटीटी के लिए इंस्टीट्यूट चार्ज करता है 7,500 रुपीज़। तो मैनेजमेंट के लिए 7,000। तो टोटल आपकी कॉस्ट कितनी होती है सर? 28,000 आपकी टोटल कॉस्ट होती है। अब इसको मिला के आपके टोटल कोर्स की फीस कितनी हो गई सर? 84,300 आपकी टोटल कोर्स की फीस हो गई है, अराउंड 85,000। ठीक है सर, अराउंड 85,000 आपका खर्चा लगेगा और 4 साल के आसपास का आपका टाइम लगेगा। तो अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां हम किसी एक्सपर्ट के पास कॉल करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। चलिए अब हम करते हैं अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट शुरू, जिसमें हम बात करेंगे सीए राहुल जोशी से, जिन्होंने सीए के हर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और फिलहाल गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी राय सीए कोर्स के बारे में। बच्चों के मन में डाउट होता है, किस तरह के बच्चों को सीए चूज करनी चाहिए? जो भी बच्चा फाइनेंस में जाना चाहता है, जिसको नंबर से प्यार है, को टैक्सेशन में, लॉज में दिलचस्पी है, ऐसे बंदों को ये चूज करना चाहिए। उनके लिए ये बिल्कुल सही फील्ड रहेगी, क्योंकि इसमें एक डाइवर्सिफाइड फील्ड मिलती है आपको। आप टैक्स भी कर सकते हो, ऑडिट भी कर सकते हो, कोर फाइनेंस में भी रह सकते हो। तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है एक अच्छी खासी रेपुटेशन के साथ। तो वो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स, नंबर्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिट, ये सब फील्ड्स पसंद है, जिनको लगता है कि वो इसमें एक्सेल कर सकते हैं, उनको उसमें जाना चाहिए, उनको इसमें आना चाहिए जरूर। उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एटलीस्ट इंडिया में। जैसे बच्चों की मानसिकता होती है कि जो टॉपर होते हैं वो ही सीए कर सकते हैं, एवरेज या लोअर बच्चों जो बैक बेंचर्स होते हैं वो नहीं करते। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं खुद स्कूल में कोई टॉपर या इस तरीके से नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज 12th में 65% आई थी, 10th में 78% आई थी, और मैं साइंस बैकग्राउंड से था, फिर भी मैंने क्लियर कर लिया साइंस बैकग्राउंड का होने के बावजूद। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है उस फील्ड में, और आप कितना अपने आप को चाहते हो कि वो आप जो आपने सोचा है आप उसे अचीव करना चाहते हो, तो आपकी मेहनत उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई स्ट्रीम का लफड़ा नहीं है, कोई भी कर सकता है, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, और बच्चे ये पूछते हैं कि सीए करने में बेसिकली डिफिकल्टीज क्या क्या आती है, परेशानी क्या क्या आती है? बेसिकली मेन डिफिकल्टीज की अगर मैं बात करूं, जो मैंने फेस करी थी और ज्यादातर बच्चे फेस करते हैं, वो होता है कि इसमें थोड़ा जो पढ़ाई का जो कंसंट्रेशन लेवल और जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज्यादा है।
जैसे जैसे आप लेवल्स में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप फाइनल तक पहुंचोगे तो आपको दिन के 12-14 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत में खासकर वो बच्चे जो नहीं पढ़ाई में स्टार्टिंग से स्कूल के टाइम पे इतना सीरियस है और शुरुआती, क्योंकि बेसिक जो फाउंडेशन है वो कंपैरेटिवली इतना डिफिकल्ट नहीं होता स्कूल के बच्चों के हिसाब से, क्योंकि स्कूल से सब्जेक्ट मैच हो जाते हैं, कॉमर्स साइड स्पेशली जी। तो आगे बढ़ते हुए आपको जो है टाइम बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, कंसंट्रेशन चाहिए। और जो मुश्किल ज्यादातर बच्चों को फेस होती है कि उनको अपने फेस्टिवल्स छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम नवंबर में होते हैं, उस टाइम पे दिवाली आती है, तो इंजॉयमेंट लेवल को रिड्यूस करना पड़ता है और मेहनत की तरफ ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ज्यादातरों के लिए मुश्किल होता है, और जो इस मुश्किल को पार कर लेता है वो आसानी से इसको फिर कर भी लेता है, कोई खास मुश्किल नहीं आती। अच्छा, अगर सीए बन गए, सीए बनने के बाद इनकम कितनी होती है, पर एनम या पर मंथली इनकम हम कितनी तय करके चले? सीए बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी प्रैक्टिस करो, तब तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको कितनी इनकम मिलेगी, वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्लाइंटेल है, ठीक है, आपको कितनी क्लाइंटेल है, तो इनकम कुछ भी हो सकती है। शुरुआत में प्रैक्टिस सेटअप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सीए हैं। और दूसरा ऑप्शन है जॉब। तो जॉब में ये शॉर्ट है कि मतलब आपको एक फिक्स इनकम मिलेगी। तो अगर आप मतलब एक मीडियोकर छोटी फॉर्म भी ज्वाइन करते हैं तो ऑन एन एवरेज आज के टाइम पे 35 से 40 हजार पर मंथ जी, कम से कम, ये मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो कोई छोटी से छोटी फॉर्म भी ऑफर करती है मिनिमम। और बाकी अगर आप बिग 4 फॉर्म्स में चले जाएंगे, डिलॉयट, EY, KPMG, PwC और बाकी इंडिया की कुछ टॉप फॉर्म्स, तो मिनिमम आप लगा के चलिए 6 लाख पर एनम, यानी कि 50,000 पर मंथ ऑन एन एवरेज आराम से आपको मिलेगी इंडियन फॉर्म्स में। और बिग 4 फॉर्म्स में तो 8.5 लाख पर मंथ आराम से, 70-60 के आसपास, 60-65। अच्छा, लास्ट में आप जो बच्चे सोच रहे हैं अब सीए करने की, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो बच्चे अभी फिलहाल स्कूल लेवल पे हैं और सोच रहे हैं, क्योंकि इसके दो रूट्स हैं, एक स्कूल लेवल के थ्रू और एक डायरेक्ट एंट्री जो बीकॉम वगैरह करने के बाद आती है, मतलब आप जो बैचलर्स डिग्री ले लेते हैं। तो जो बच्चे स्कूल लेवल पे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि अगर उन्होंने सोच रखा है कि मुझे सीए करना है, तो अपने आप को इस प्रैक्टिस में डालें कि वो पढ़ने की आदत डालें शुरू से, ताकि उनको एकदम से प्रॉब्लम ना आए, ऐसे फेस करें वो प्रॉब्लम कि उनसे पढ़ने में, कंसंट्रेशन बनाने में उनका टाइम ना जाए ज़्यादा। दूसरा, थोड़ा अवेयर रहें सब्जेक्ट के बारे में, चेंजेस आते रहते हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या पढ़ना है मुझे, थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते रहे। जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम हो गए हैं तो वो लोग खाली हैं, तो अभी उनके पास टाइम है, तो इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि हमें क्या आना चाहिए, हमारा क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, हमको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, किस लेवल की पढ़ाई है, क्या जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है सीए का वो उनको पता होना चाहिए। तो उनके लिए बेस्ट यही है। और सबसे ज़रूरी मैं स्कूल लेवल पे ये मानता हूँ कि बच्चे को समझ होनी चाहिए कि वो उसको ये उसके दिमाग में ये पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। किसी की देखा देखी नहीं जाना, किसी से वो किसी के बोलने पे नहीं जाना कि मेरा दोस्त कर रहा है तो कर लूंगा, क्योंकि ये उल्टा पड़ सकता है इंसान को जी। वो इतनी बुरी तरीके से इसमें फंस सकता है कि वो फिर ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो उसका काफी टाइम जाया हो जाता है, इस चीज को मुश्किल हो जाती है समझने में फिर कि मैं आगे क्या करूँ। तो इसलिए शुरुआत से ही ये सब डिसाइड करके रखना चाहिए अपने हिसाब से, दूसरों का देखा देखी ना जाए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि अगले जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसे मिस ना कर सके। थैंक यू।